हाँ, कोलाइडी विलयन को बनाने की विधियों में से लास्ट विधि थी, और मैं कह रहा था कि बहुत ही छोटी विधि है, मतलब आपको रासायनिक समीकरण केवल याद करके रखने हैं। और आप क्योंकि रासायनिक समीकरण क्यों याद करने हैं, अगर पूछेगा भी तो बोलोगे क्योंकि ये रासायनिक विधियों को पढ़ रहे हैं इस बार, और इस बार हम सीखेंगे कि रासायनिक विधियों द्वारा कोलाइडी विलयन का निर्माण कैसे किया जाता है। तो देखो, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं उनको तैयार रखना। सबसे पहले देखो, हमारे पास बेटा एक कंपोनेंट है या एक पदार्थ है Al2O3। बेटा इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। अगर इस पर हम अभिक्रिया करवा दें हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया देखो करवाओगे, बड़ा आसान सा तरीका है। सबसे पहली बात, ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन से। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से विक्रिया करेगा तो या तो वैलेंसी के बेसिस पे करवा लो, और या तो भैया ऐसे भी चेक कर लो कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन चाहिए होता है जल बनाने के लिए, तो 3 ऑक्सीजन के साथ आपको 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो 6 हाइड्रोजन का 3 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बेटा बना लेगा 3H2O। अब ध्यान देने वाली बात ये थी कि आपने हाइड्रोजन तो टोटल 6 बनाए थे, इसका मतलब H2S पर गुणा कितने का किया गया था, 3। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देना, Al के साथ 2 लिखा हुआ है, और बेटा Al2 तो मैंने लिख ही दिया, और सल्फर कितने हो गए हैं, 3। ये एक प्रकार का कोलाइडी विलयन बनकर तैयार हो गया, एल्यूमिनियम सल्फाइड का कोलाइडी विलयन। कोई पूछेगा इनमें से कोलाइडी विलयन कौन सा है, देखो कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख लेने दो हमको। ये है कोलाइडी विलयन, और वैसे भी जल कोलाइडी विलयन थोड़ी होता है। आगे अगले नंबर पर चलते हैं। अच्छा, इस अभिक्रिया को कोई पूछेगा भी, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो बेटा रासायनिक अभिक्रिया को या इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं उभय अपघटन। आगे जगह नहीं तो मैं नीचे लिखे देता हूं। अच्छा, जानते हो उभय अपघटन क्यों कहा गया है? उभय अपघटन का नाम तब प्रयोग में लाया जाता है जब एक ही अभिक्रिया में 2 पदार्थ एक साथ अपने अवयवों में क्या हो जाएं, टूट जाएं। इसमें से एल्यूमिनियम ऑक्सीजन अवयवों में टूटा, इसमें से हाइड्रोजन और सल्फर अपने अवयवों में टूटा, और जब ये दोनों पदार्थ अपने अवयवों में टूट गए तो इसका सल्फर जुड़ गया किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, और इसका हाइड्रोजन जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि दोनों ही पदार्थों में अवयवों की अदला बदली हुई है। इस घटना को कहते हैं उभय अपघटन। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। हमारे पास एक और पदार्थ है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और बेटा सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया हमको करानी है हाइड्रोजन सल्फाइड से। इसको और भी थोड़ा सा आगे कर देते हैं। और बेटा अगर सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण कराओगे, ऑक्सीकरण, तो सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण कर देता है। देखो कैसे करता है उसको भी सुनो। बेटा ऑक्सीजन कितने हैं, 2। इससे मैं तुरंत जान गया कि हाइड्रोजन मेरे पास कितने होने चाहिए, 4। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, सबसे पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा 2H2O। अब मैं देखता हूं मेरे पास क्या बचा, तो भैया मेरे पास तो एक तो सल्फर यहां बचा होगा, 2 सल्फर यहां बचे, 3 सल्फर बचे। तो बेटा सल्फर का कोलाइडी विलयन बनकर तैयार होगा। इसका अर्थ कोलाइडी, और इसको तैयार होगा विलयन। तो इस प्रकार से भी आप कोलाइडी विलयन बना सकते हो। हाँ, किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर जी आपने इसमें ऑक्सीकरण क्यों लिखा, तो ध्यान दे जरा थोड़ा सा। हाइड्रोजन और सल्फर की यहां अगर ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाए तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 और सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2। अब यहां पर आ जाओगे, क्योंकि सल्फर अकेला है, कोई है ही नहीं सल्फर के पास, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0। और इस जगह पर अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान देंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या सल्फर की पहले -2 थी, बाद में कितनी हो गई, 0। तो -2 से कितनी हुई, 0। और आप सभी इस बात को जानते हैं ऑक्सीकरण संख्या का -2 से 0 हो जाना ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि है। और जब भी कभी किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उस पदार्थ का क्या होता है,
ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण करके मैंने उसे काय में बदल दिया, सल्फर के कोलाइडी विलयन में। एक बात ये याद रखोगे, देखो एक और रासायनिक अभिक्रिया उसको भी तैयार रखेंगे। यार ये ठीक नहीं लगेगा, इसको फर्स्ट पार्ट बना लेना, इसको सेकंड, इसको थर्ड, या तो पार्ट को ऐसा लिख लेते कि ए बी सी, और या तो यार फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लेते। हमारे पास एक और पदार्थ है AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और बेटा इसकी अभिक्रिया हम करवाने वाले हैं जल से। तो अगर तुम लोगों को थोड़ा अच्छा लगे तो एक काम कर लेना, अच्छा कैसा लगे कि जल को इस प्रकार से लिख लेना, तो तुमको अच्छा लगेगा फिर। और अगर ऐसा लिख लोगे तो अभिक्रिया करानी आसान हो जाएगी। और हमने AlCl3 को जैसे ही जल में घोला, AlCl3 अपने दो भागों में टूट गया, और क्योंकि दो भागों में टूटा है, इस घटना को जानते हो क्या कहने वाले हैं? जल अपघटन। अपघटन इसलिए कहा क्योंकि पदार्थ दो भागों में टूटा, और जल इसलिए लगा दिया क्योंकि जल में घुलने के बाद टूटा। देखो कैसे दो भागों में टूटेगा बेटा, Cl3 है तो 3 बार H2O भी लिखो, होगा क्या 3Cl 3H को लेकर अलग हो गए तो पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा, हाँ सही तो जानते हो यार, 3HCl प्लस, अब मेरे पास तो Al तो एक ही था, थोड़ा सा भी ध्यान दो, OH कितने थे? 3, तो भैया 3Cl अगर आपने हटाए हैं तो उसकी जगह पर 3 OH क्या कर दो, लगा दो, बनकर तैयार होगा AlOH का होल थ्राइस। पूछेगा ये कोलाइडी विलेन है कि ये कोलाइडी विलेन है। अगर आपने पुरानी बात थोड़ा सा भी ध्यान दी होगी तो क्या यार पिछली क्लास में या कल की क्लास में हमने इसी का कोलाइडी विलेन बनाया था, और फिर याद करो इस पर एक बार हमने मिलाया था AlCl3 और एक बार हमने इसी पर मिलाया था NaOH, तो ये कोलाइडी विलेन बनकर तैयार होता है। बेटा 4th नंबर पर और अंतिम रासायनिक अभिक्रिया है जिसको बहुत ही डिमांड जिसकी रहती है, कहता है रासायनिक विधि द्वारा स्वर्ण धातु के कोलाइडी विलेन को बनाइए। तो देखो रासायनिक विधि द्वारा स्वर्ण धातु के कोलाइडी विलेन को कैसे बनाया जाए, तो देखो स्वर्ण धातु के कोलाइडी विलेन को बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए AuCl3, स्वर्ण धातु का क्लोराइड सॉल्यूशन, और जानते हो इसको हम मिला देंगे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO के जलीय विलयन में। और जैसे ही जलीय विलयन में मिलाओगे तो जानते हो जो अभिक्रिया संपन्न होगी, इस अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन। कहा सर जी अपचयन कैसे कह दिया, अभी देखो 2 मिनट में, इसको ध्यान से देखते हैं अपचयन कैसे होगा। सबसे पहले तो AU सबसे अलग हो जाएगा, अगर AU बेटा सबसे अलग हो जाएगा तो बनकर तैयार होगा 2AU, ये है स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन। चलो मैं पूरा नहीं लिखता, ऐसे लिख लेते, ध्यान से देखो Cl 3 दूना 6, अगर 6 Cl है तो 6 ही H चाहिए, क्या बनाने के लिए? HCl बनाने के लिए, तो ऐसे लिख सकते हो 6HCl। अब बेटा आप सभी अवयवों को गिन लेना, और जब सभी अवयवों को गिनोगे तो देख लेना गिन के, बनकर तैयार होगा 3HCOOH, फॉर्मिक एसिड बनेगा। अब जरा ध्यान से देखने वाली बात है, सर जी ने अपचयन अभिक्रिया क्यों कही, यहां निकालो। देखो स्वर्ण धातु की कोलाइडी विलयन को बनाने के लिए जब हमने AlCl3 का यूज किया, वैसे सभी को पता है Cl पर कितना निगेटिव चार्ज होता है, 1। सोचने वाली बात यह भी है कि एक Cl पर 1 निगेटिव चार्ज होता है, जो है Cl कितने हैं 3, तो निगेटिव चार्ज भी टोटल 3 बना, और उसको बैलेंस करने के लिए AU ने अपने पास पॉजिटिव चार्ज कितना रखा है 3। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ इस बात को, AU के साथ कोई भी दूसरा अवयव जुड़ा ही नहीं है, क्योंकि AU के साथ कोई दूसरा अवयव नहीं जुड़ा, इसलिए AU की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी 0, और क्योंकि AU की ऑक्सीकरण संख्या 0, अब ध्यान से देखो ऑक्सीकरण संख्या +3 से कितनी हो गई 0। इस बार ऑक्सीकरण संख्या बढ़ नहीं रही है बल्कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही, और क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही, इस घटना को हमने क्या कहा, अपचयन। देखो इनको ऐसे भी कह सकता है, कहता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के उभय अपघटन द्वारा कोलाइडी विलयन बनाइए। आपसे दूसरा क्वेश्चन कैसे कह सकता है, कह सकता है
हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण कराते हुए कोलाइडी विलयन बनाइए। आपसे ऐसा भी बोल सकता है कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का जल अपघटन कराते हुए कोलाइडी विलयन बनाइए। और लास्ट में आपसे ऐसा भी बोल सकता है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड को फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन द्वारा अपचयित करवाकर कोलाइडी विलयन बनाइए। तो आप नीचे वाली अभिक्रिया लिखोगे। वैसे भी मैं क्या बताऊं, आप इन रासायनिक अभिक्रियाओं में से एक तो ये रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा तैयार रखो, बाकी भी तैयार रखो। अच्छा, नीचे वाला अभिक्रिया का क्या है, स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन मांग डिमांड में ज्यादा रहता है। हर आदमी चाहता है कि उसके पास स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन हो। जब भी यूज करने का नंबर है यूज कर ले उसको। तो कोलाइडी विलयन को बनाने की सारी विधियां हो गई। अब जानते हो क्या सीखना है, जब भी हमने कभी भी किसी भी कोलाइडी विलयन को किसी भी तरीके से बनाकर तैयार किया है, किसी भी तरीके मतलब जानते हो जितनी विधियां अभी तक पढ़ी हम लोगों ने, बेटा कोलाइडी विलयन में कुछ ना कुछ अशुद्धियां आ जरूर गई हैं। जब भी कोलाइडी विलयन बनाते हो देखो कहोगे सर जी इनमें से कुछ अशुद्धियां नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। कोई भी कोलाइडी विलयन उठाकर देख लो, ये कोलाइडी विलयन देख लो, तो AlCl3 का अगर कोलाइडी विलयन बनाओगे से कोलाइडी विलयन बनाओगे तो ये तो कोलाइडी सॉल्यूशन हो गया। और इसमें अशुद्धि कौन सी हो गई, HCl की। कहेगा सर नहीं नीचे वाले पर अशुद्धि नहीं होगी, ये स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन हो गया और इसमें अशुद्धि हो गई फॉर्मिक अम्ल की और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो मैं क्या सोचता हूं, जब भी आप कोलाइडी विलयन बनाते हो, किसी भी विधि द्वारा कोलाइडी विलयन बनाते हो, आप जब भी कोलाइडी विलयन को बनाकर तैयार करते हो उसमें कोई ना कोई अशुद्धि जरूर होती है। पूछता है अशुद्धि किसकी किसकी होती है, ये लाइन बहुत ढंग से सुन लेना, शायद दोबारा ये लाइन कभी ना सुनाए हम। अशुद्धि किस किस अवयव की होती है, पहला तो पूछेगा कौन से अवयव की होती है, तो बताओगे वास्तविक विलयन की, क्योंकि जब आप कोलाइडी विलयन बना रहे होते हैं आपसे कुछ मात्रा में वास्तविक विलयन भी बन ही जाता है। एक तो कोलाइडी विलयन में किसी वास्तविक विलयन की अशुद्धि होती है, और दूसरा कोलाइडी विलयन को स्थायी बनाने के लिए, टिकाऊ बनाने के लिए, लंबे समय तक स्टेबल करने के लिए आप उसमें मिलाते हो विद्युत अपघट्य, जिनको हमने एक और नाम दिया था स्थायी कारक। तो जब आप स्थायी कारक मिलाते हो, स्थायी कारक एक प्रकार का विद्युत अपघट्य होता है, इसलिए कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की भी अशुद्धि आ जाती है। तो मेनली जब भी कभी कोई क्वेश्चन आता है कि किसी कोलाइडी विलयन को बनाते समय उसमें किस प्रकार की अशुद्धि हो सकती है, पहला वास्तविक विलयन की अशुद्धि हो सकती है, दूसरा विद्युत अपघट्य की अशुद्धि हो जाती है। पूछता है वास्तविक विलयन की अशुद्धि क्यों होती है, बताओ। कोलाइडी विलयन जब भी बनाते हो वास्तविक विलयन भी बनता है कुछ ना कुछ मात्रा में। भाई सारे कणों का जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में नहीं हो पाता। कुछ कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम हो जाता है। अगर कुछ कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम हो गया तो वो तो वास्तविक विलयन में हो गए। तो कुछ मात्रा में तो वास्तविक विलयन बनता ही बनता है। भाई जैसे मैं ही आपसे कहूं कि आप एक काम करो, पत्थर लो, इसको तोड़ो, और आकार जो है वो 1 नैनोमीटर से तक होना चाहिए। तो जब आप पत्थर से उस टुकड़ों को तोड़ रहे होगे तो कुछ टुकड़े इतने भी ज्यादा टूट गए होंगे, इतने भी ज्यादा छोटे अवयवों में टूट गए होंगे जिनके आकार 1 नैनोमीटर से भी कैसे हो जाए कम। बिल्कुल बराबर आप ब्रेक नहीं कर सकते कि सारे कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही रखेंगे। आप जब उसको एक ब्रेक कर रहे होते हैं पार्टिकल्स, तो उससे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होता है, और कण का आकार किसी ना किसी कण का आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो गया होगा तोड़ने में। भैया 1 नैनोमीटर से अगर छोटा कण का आकार हो गया तो फिर उसने तो वास्तविक विलयन बना रखा है। तो कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो सबसे पहली अशुद्धि तो होती है वास्तविक विलयन की, क्योंकि कण का आकार कितना हो गया है 1 नैनोमीटर से भी कम। एक तो वो इंप्योरिटी आ गई। दूसरा, हमें कोलाइडल सॉल्यूशन को स्थायी बनाना था, स्टेबल बनाना था, टिकाऊ बनाना था। तो हम कोलाइडी विलयन को टिकाऊ बनाने के लिए हमने उसमें कुछ केमिकल मिलाए। कुछ केमिकल का मैं नाम बता देता हूं, विद्युत अपघट्य मिलाए। उन विद्युत अपघट्य को मिलाने से केमिकल जो हुआ, जो कोलाइडल सॉल्यूशन वो टिकाऊ तो हो गया, लेकिन अगर आपने बाहर से विद्युत अपघट्य को मिलाया है तो वो विद्युत अपघट्य की भी तो अशुद्धि उसमें आ गई है, तो भैया वो भी इंप्योरिटी आ जाती है। तो मेनली 2 प्रकार की अशुद्धि होती है जो बच्चे को हर हालत में पता होनी चाहिए कि कौन सी अशुद्धि होती है। तो अभी क्या करेंगे कि कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने के तरीके पढ़ेंगे। अच्छा, कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने के तरीके में से बेटा आप बहुत ही अच्छे तरीके भी सीखने को पाओगे। मनुष्य का रक्त भी स्वयं एक कोलाइडी विलयन होता है, और इसको भी फिल्टर करने में, इसको भी स्वच्छ करने में, इसको भी शुद्ध करने में
हम लोग जो है इन मेथड का प्रयोग करते हैं। कौन से मेथड का? अभी जो पढ़ेंगे उन मेथड का प्रयोग करेंगे। तो एक काम करते हैं, बिना समय बर्बाद किए भैया सबसे पहले लिखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने के तरीके। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अच्छा, इस बात से तो परेशानी नहीं है ना? क्या हिंदी में भी लिखें? क्या लिखेंगे? कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने का तरीका या कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की विधियां। सेम चीज मैंने इंग्लिश में लिखा है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो देखो मैं यहां लिखता हूं, आखिर कोलाइडी विलयन में से इस बात को हम कैसे लिखना स्टार्ट करें। देखो कैसे लिखेंगे। जब भी किसी कोलाइडी विलयन का निर्माण, जब भी किसी कोलाइडी विलयन का निर्माण हम किसी भी विधि द्वारा करते हैं, हम किसी भी विधि द्वारा करते हैं तो उसमें कुछ अशुद्धियां अवश्य आ जाती हैं। आ जाती हैं तो मतलब अशुद्धियां आना तो बिल्कुल साधारण सी घटना है। अशुद्धियां तो आएंगी आएंगी, हर हालत में आएंगी अशुद्धियां आ जाती हैं। अतः कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है, ऐसा लिखेंगे ज्यादा ठीक रहेगा। होती है। जिसके लिए निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। और बेटा जैसे पूछता भी अरे तो पहले तो एक बात ये भी छूट गई मेरे से, आखिर कौन कौन से शुद्धियां आती हैं और फिर मैं इसको निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। तो मैं पहले विधियां लिखे देता हूं और फिर इस बात को भी बता देना हो कि अशुद्धियों में मुख्य रूप से होती कौन कौन सी शुद्धियां हैं। तो मैंने क्या लिखा है, विलयन को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है जिसके लिए निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। यही लिखित से लिख देते हैं। बेटा पहली विधि को कहते हैं अपोहन, इसको डायालिसिस कहते हैं अपोहन को, या कुछ लोग ऐसा भी पढ़ सकते हैं डायालाइसिस, उससे भी मुझे कोई परेशानी है नहीं। दूसरा आता है वैद्युत अपोहन, इलेक्ट्रिकल डायालिसिस या इलेक्ट्रिकल डायालिसिस अपोहन। एक और तीसरी विधि है अति सूक्ष्म निस्यंदन
मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा सारे नाम। 4th नंबर पे पहले एक बार इसको लिख लेते हैं। अति सूक्ष्म अपकेंद्रण। और बेटा अब जगह मैं नीचे नहीं लिखूंगा, बाकी कुछ घटनाएं जो नीचे इसके नीचे लिखना होना चाहिए उसको हम लिखे देते हैं यहां पर, ठीक है। उधर जगह थोड़ी सी बच भी गई है और इस खाली जगह पर, रिक्त जगह पर शायद मैं जो लिखना चाहता हूं आ जाएगा उस जगह पर। जैसे बेटा मैं पहली बात क्या लिखना चाहता हूं, कोलाइडी विलयन में आखिर पूछता है कौन कौन सी अशुद्धियां आ जाती हैं, तो मैं देखो यहां लिखता हूं नंबर 1 पर कोलाइडी विलयन में सबसे पहले तो वास्तविक विलयन की अशुद्धियां होती हैं। वास्तविक, अब समझ जाओगे, मैं केवल इसको लिख दूंगा विलयन और इसको लिख दूंगा अशुद्धियां। होती हैं। एक तो ये बात ध्यान रखने वाली है। एक बात और याद रखने लायक है कि कहता है वास्तविक विलयन की अशुद्धियां होती भी हैं, और भी बताओ किसकी अशुद्धियां होती हैं, तो बता दोगे और अशुद्धियां होती हैं विद्युत अपघट्य की। तो कोलाइडी विलयन में 2 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। जो पदार्थ विद्युत अपघट्य कोलाइडी विलयन को स्थायी बनाते हैं, टिकाऊ बनाते हैं, वही पदार्थ उसमें अशुद्धि का काम भी करते हैं। तो एक काम करोगे, इसको नोट करेंगे और फिर हम लोग ये जो प्रोसेस हैं एक एक प्रोसेस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले अपवहन पढ़ते हैं और फिर विद्युत अपवहन, उसके बाद अति सूक्ष्म निस्यंदन और लास्ट में अति सूक्ष्म अपकेंद्रण। इसको जल्दी से नोट कर लो भैया। फिर क्या है कि अपवहन को लिखने से पहले, डायलिसिस को पढ़ने से पहले मैं क्या सोचता हूं, इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं और क्या है कि फिर इसको तुरंत लिखा देंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ये बड़ा सा एक कंटेनर है और इस कंटेनर में भर दिया गया है शुद्ध जल, और शुद्ध जल के लिए भी 2 पाइप लगाए गए हैं। एक है वाटर इनलेट का पाइप जो पानी को अंदर भेजेगा, ताजे जल को अंदर भेजा जाएगा, और ये ताजा जल जब अशुद्ध हो जाएगा तो वाटर आउटलेट के थ्रू इसको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हो, इस पूरे कंपोनेंट के अंदर जल का प्रवाह रखना है, ताजे पानी का प्रवाह करना है। प्रवाह क्यों, इधर से जाएगा पानी अंदर, उधर से बाहर निकल जाएगा, तो ये प्रवाह ही तो हुआ। और ध्यान रखने वाली बात है, इसके बाद हम लोगों को एक पार्चमेंट पेपर या पार्चमेंट झिल्ली को ले लेना है और उसका एक बैग बना लेना है। अगर आप पार्चमेंट पेपर नहीं ले पाते हो तो इसकी जगह पर एक जानतव्य झिल्ली आती है, उसका भी बैग यूज कर सकते हो। जंतु झिल्ली या जानतव्य झिल्ली कहते हैं। या इसके पास, अगर ये आपके पास नहीं है तो एक और है, सेलोफेन पेपर की सीट आती है, आप उसके थैले को यूज कर सकते हो। उसका सर ये सारे खतरनाक नाम बता रहे हो, इन खतरनाक नामों को थोड़ा सा सरल किया जाए सबसे पहले, क्योंकि बच्चा क्या पार्चमेंट झिल्ली को पढ़कर परेशान हो जाता है इस बात को, सर ये पता नहीं ये क्या चीज है। अरे बेटा ये ध्यान रखो, ये एक बहुत ही पतले छेदों वाली जाली है, बस इतना ध्यान रखना है। पार्चमेंट पेपर या पार्चमेंट झिल्ली एक ऐसी झिल्ली का बैग है जिसके छिद्रों का आकार बहुत ही छोटा है, अर्थात ये एक प्रकार की जाली है और जाली का आकार बहुत ही छोटा है। पूछता है कितना छोटा है, ये आकार जो है वो 1 नैनोमीटर के आकार के आसपास है, इस झिल्ली के छेदों का आकार। अब ध्यान रखने वाली बात, अगर झिल्ली के छिद्रों का आकार 1 नैनोमीटर के आकार का है तो ये झिल्ली उन कणों को अपने अंदर से या बाहर से कभी अंदर बाहर जाने नहीं देगी जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कैसा है, ज्यादा। हाँ, लेकिन जिन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कैसा है, कम, वो पार्टिकल इस झिल्ली के अंदर भी जा सकते हैं और वो पार्टिकल झिल्ली के अंदर से बाहर भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों को परेशान मत होना। अब आपसे कह दे पार्चमेंट झिल्ली, या पार्चमेंट झिल्ली का एक और नाम है चर्मपत्र।
अगर ऐसा भी कह देता है आप उससे भी परेशान नहीं होगे। कुल मिला के इन सब चीजों को ऐसे समझना है कि ये एक बहुत ही छोटे छिद्रों वाली जाली है, और बेटा उस छोटे छिद्रों वाली जाली में मैंने एक अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भर दिया है। देखो अशुद्ध कोलाइडी विलयन इसके अंदर भरा हुआ है। ये बड़े बड़े पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं ना, ये बड़े पार्टिकल जानते हो काहे के हैं? कोलाइडी विलयन के कण हैं। और जो छोटे पार्टिकल हैं वो कण काहे के हैं? अशुद्धि के। कोई आदमी हमसे आएगा ये कहेगा भैया क्या है, अशुद्धि के कण को छोटा क्यों कर दिया तुमने? हम उसको तुरंत याद दिलवाएंगे, बेटा अशुद्धियों के कण दो प्रकार के होते हैं, या तो वास्तविक विलयन के, तो वास्तविक विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कैसा था? कम, तो छोटा आकार होगा। विद्युत अपघट्य के आयनों का आकार भी होता है 1 नैनोमीटर से कम, इसलिए अशुद्धि का कण हमेशा कैसा होगा? छोटा। और ऐसा छोटा को उसके बाद जानते हो भरने पर होगा क्या? जितने भी अशुद्धियों के छोटे छोटे कण हैं, क्योंकि इनका आकार अशुद्ध के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, ये इस पार्चमेंट पेपर की झिल्ली को पार करके यहां इस थैले से कहां जाएंगे? बाहर। और थैले से बाहर आ जाएंगे तो पानी उनको बहाकर यहां से कहां कर देगा? बाहर कर देगा, बिल्कुल। लेकिन सोचो क्या कोलाइडल पार्टिकल कोई भी इस थैले से बाहर आ सकता है? तो आप कहोगे सर कोलाइडल पार्टिकल तो आ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता कि कोलाइडल पार्टिकल इस थैले से बाहर आ जाए। जानते हो क्यों? क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल का आकार है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, और झिल्ली के छिद्रों का आकार है 1 नैनोमीटर से कम। तो भैया ये किसी भी कोलाइडल पार्टिकल को बाहर जाने नहीं देगा। केवल कौन से पार्टिकल बाहर जा सकते हैं? अशुद्धि के। एक समय आएगा सारे के सारे अशुद्धि के पार्टिकल यहां से कहां चले जाएंगे? बाहर, और अंदर केवल कौन सा विलयन बनेगा? शुद्ध कोलाइडी विलयन। लेकिन बेटा जानते हो ये प्रोसेस जो है बहुत धीमा प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस के होने को देखा जाए तो ये प्रोसेस अर्थात कोलाइडी विलयन का शुद्ध होना 2-3-4 घंटे लग जाते हैं, और कभी कभी तो बेटा कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने में 2-3 दिन लगा देता है। तो अपोहन में एक गड़बड़ी है, ये कोलाइडी विलयन को शुद्ध करता है लेकिन कुछ लंबे टाइम पर। तो कुछ बातें इसकी सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं अपोहन की। तो सबसे पहले तो ये वाली बात लिखते हैं, कौन सी? पार्चमेंट झिल्ली का थैला, जिसको देख के पहले से ही डर लगता है ये क्या आ गया। तो यहां लिखना स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम एक पार्चमेंट झिल्ली, पार्चमेंट झिल्ली का एक और नाम है चर्म पत्र। या बेटा अगर आपके पास पार्चमेंट झिल्ली या चर्म पत्र ना हो तो इसके स्थान पर और भी चीजें यूज की जा सकती हैं। जैसे एक चीज यूज की जा सकती है सेलोफेन की सीट, ये भी एक प्रकार की बहुत महीन छेदों वाली जाली होती है, सेलोफेन की सीट। की सीट बेटा अगर सेलोफेन की सीट आपको नहीं मिलती है तो एक और चीज यूज कर सकते हैं, जानतव्य झिल्ली। क्योंकि पहली बार जब बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए तो परेशानी आ जाती, कहता पता नहीं क्या चीज है ये। जानतव्य झिल्ली, झिल्ली में कोलाइडी विलयन को भर लेते हैं। एक तो सबसे पहले यह बात ध्यान रखना है, पहला ही काम है सर्वप्रथम एक पार्चमेंट झिल्ली को ले लेना जिसको चर्मपत्र भी कहते हैं। अगर आपके पास ये नहीं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेलोफेन सीट, और आपके पास ये भी नहीं तो आप यूज कर सकते हैं जानतव्य झिल्ली। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो फिर भैया घर में बैठ सकते हैं, कुछ भी यूज नहीं कर सकते, फिर कोलाइडी विलयन शुद्ध करना भूल जाओ। ऐसा भी लिख सकते हैं कि बैग ले लेते हैं, बैग भी चलेगा, उस जगह पे लिखोगे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अब इस थैले को क्या करना है हमको? इस थैले को हमको जल से भरे एक टैंक में क्या कर देना है? डुबा देना है। कोलाइडी विलयन से भरे
कोलाइडी विलयन से भरे इस बैग को प्रवाहित जल वाले टैंक में डुबा देते हैं। डुबा देते हैं तो भैया हमने डुबा दिया। अच्छा, डुबाने पर वो हुआ क्या? क्योंकि अशुद्धियों के पार्टिकल का साइज छोटा था, ये उस पार्चमेंट झिल्ली के थैले को पार करके कहां निकल गए? बाहर। तो एक इस बात को थर्ड नंबर पे लिख लेते हैं। क्योंकि अशुद्धि के कणों का आकार छोटा होता है, अतः ये कण का मतलब अशुद्धि के कण पार्चमेंट झिल्ली के थैले को पार कर जाते हैं के थैले को पार कर जल के प्रवाह में बह जाते हैं। जल के प्रवाह में बह जाते हैं। जल के प्रवाह में बह जाते हैं, जबकि कोलाइडी कणों, अब देखो समझोगे यहां, कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होने के कारण, भाई क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार तो था बड़ा, ये थैले से बाहर नहीं आ पाते, ये थैले से बाहर नहीं आ पाते हैं। और क्योंकि थैले से बाहर आ नहीं पाते हैं, कोलाइडल पार्टिकल, सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल उस थैले के अंदर रखे रहते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। हाँ, नहीं आ पाते हैं, अतः कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है, ऐसा लिख देते हैं, इसी लाइन पे जोड़ देते हैं। जब तक ये लाइन नहीं लिखेंगे ऐसा लगता है क्वेश्चन का आंसर अधूरा है। अतः कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। अब जैसे ये लाइन लिख गई तुम लोग भी खुश हो गए, कहने लगे सर जी आप पूरा हो गया, ये लाइन लिख गई कोलाइडी विलयन। हाँ, लेकिन यार इसमें कमी भी है, उस कमी को याद रखना। जैसे कभी पूछता भी है कि आखिर अपोहन में कमी क्या थी, शुद्ध तो ये करता था भैया, ये शुद्ध करता था बहुत धीमा। एक तो सबसे पहले इसको पूरा होने में कई घंटे लगते थे, नॉर्मली कई घंटे तो लग ही जाते थे। और कभी कभी तो इसके द्वारा जब हम कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने गए तो कोई कोई कोलाइडी विलयन ऐसा था जिसको ये कई दिनों में शुद्ध कर पाता था। तो एक ये प्रोसेस है कि स्लो रहता है इसका प्रोसीजर, तो एक ये बात लिख लेते हैं। इसके द्वारा अपोहन
की जो गति होती है मंद होती है। और भैया ये मंद गति जो है यही तो चाहिए नहीं आज के समय में। आज के समय में हम लोग क्या चाहते हैं कि सारे रिजल्ट बहुत ही फास्ट निकलें, इधर हम लोग कुछ भी काम करें उसका रिजल्ट तुरंत फास्ट आ जाए। वैसे अगर मैं थोड़ी सी बात अगर बताऊं इससे अलग, तो जानते हो मनुष्य के शरीर में एक भाग होता है किडनी, नहीं जानते हो? तो किडनी का काम भी ऐसा ही है। किडनी का वर्क ही यही है कि वो रक्त को, ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है, साफ करता है। सब बायो के स्टूडेंट तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं इनको स्टूडेंट को तो पहले से बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। और सर बायो का टीचर जो है वो हमसे अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि भैया उसका वही सब्जेक्ट है। तो होता क्या, जब हम खाना खाते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे हानिकारक इम्प्योरिटी पार्टिकल भी बनकर तैयार होते हैं। उनमें से एक को बता जो ज्यादा हानिकारक है, यूरिया। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में, मनुष्य की किडनी बिल्कुल सही है तो यूरिया को फिल्टर करता है और मूत्र की सहायता से उसे बाहर निकाल देता है। लेकिन बाई चांस कभी अगर ऐसी कंडीशन आई जिसमें से कि मनुष्य की किडनी से सही ढंग से काम नहीं किया, तो जानते हो वो यूरिया को फिल्टर नहीं कर पाता है और यूरिया जो होती है उसके रक्त में ही घुल जाती है। अर्थात यूरिया की अशुद्धि कहां पर आ गई, रक्त में आ गई। अब यूरिया की अशुद्धि अगर रक्त में आ गई तो ये तो ब्लड को इम्प्योर करेगी, अशुद्ध करेगी, आपको बीमार करेगी। तब जानते हो, तब लोगों आपने सुना होगा कि इनकी किडनी थोड़ी सी गड़बड़ थी तो इन्होंने फिर अपने रक्त का डायलिसिस करवाया है, अपोहन करवाया है। तो डायलिसिस कुछ ऐसी ही विधियों के थ्रू कराया जाता है जिसमें एक सिरे से पार्चमेंट पेपर या मैंने जो बताई सेलोफेन सीट, इन सभी सीटों में से किसी एक सीट के थ्रू आपको एक ओर से कोलाइडी विलयन इंटर किया जाएगा। कोलाइडी विलयन में जो अशुद्धियों के पार्टिकल होंगे वो अलग होंगे और अलग होने के बाद फिर से आपको प्योर ब्लड आपके शरीर में चलाया जाएगा। लेकिन जानते हो, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी किडनी पर है, आपने ब्लड को प्योर करवाया लेकिन किडनी का फंक्शन तो फिर वही बेकार है, तो वो कुछ दिनों में फिर ब्लड को इम्प्योर कर देगा और फिर कुछ दिन बाद आपको फिर से उसका अपोहन करवाना पड़ेगा या डायलिसिस करवाना पड़ेगा। यह प्रोसीजर लगातार चलता रहता है और इस दौरान ही किडनी के लिए एक विशेष प्रकार की दवाएं चलाई जाती हैं जो किडनी के फंक्शन को और इंप्रूव करें और अशुद्धियों को खत्म करने का क्या करें, प्रयास करें। तो ये कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिससे आप इस प्रकार बात को पहचान सकते हो। इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। देखो बेटा, अगली बात आ जाती है इलेक्ट्रिकल डायलिसिस की। तकरीबन प्रोसीजर सिमिलर है, सेम तो नहीं कहेंगे लेकिन प्रोसीजर लगभग एक ही जैसा है। कुछ ही चीजें आपको इससे अतिरिक्त मिलने वाली हैं। एक तो सबसे पहली बात, जल के बहाव को बंद कर देना है, समझ रहे हो? अब इसमें जल लगातार बहाव नहीं रहेगा और जल जो भी मिला भी है इसमें भी हम क्या करेंगे, एक तरफ बैटरी से जोड़कर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को लगा देंगे और एक तरफ बैटरी से जोड़कर कौन से इलेक्ट्रोड को लगा देंगे, निगेटिव। कहोगे सर जी इससे क्या होगा? देखो इससे सुनो इस बात को, जो वास्तविक विलयन के पार्टिकल होते हैं और या जो विद्युत अपघट्य के कण होते हैं उनमें एक विशेषता होती है कि विद्युत अपघट्य के कण अपने आयनों में टूट चुके होते हैं। अर्थात अशुद्ध के कण पर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या तो निगेटिव चार्ज। सेम प्रोसीजर लगभग बाकी वैसा ही रखना है। आप जैसे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज टर्मिनल को यहां पर अप्लाई करोगे, आप जितना हाई वोल्टेज अप्लाई करते रहोगे, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट कोलाइडल पार्टिकल में उपस्थित अशुद्धि के ऋणावेशित कणों को अपनी ओर तेजी से खींचेगी और जितने भी ऋणावेशित कण हैं वो सब आकर इस प्लेट की सतह पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और जानते हो इस कोलाइडल विलयन के अंदर जितने भी धनावेशित अशुद्धियों के कण हैं वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, ऋणावेशित प्लेट पर, और इस ऋणावेशित प्लेट की सतह पर जाकर अधिशोषित हो जाएंगे या चिपक जाएंगे। अच्छा, इस दौरान होगा क्या, आपको डायलिसिस का स्पीड जितना तेज करना है कर सकते हो। कैसे? आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस हाई कर दोगे, डायलिसिस में पार्टिकल्स के बाहर निकलने की भी गति उतनी ही क्या हो जाएगी, तेज। किसी बच्चे के दिमाग में आएगा, एक बच्चा समझ रहा था, कह रहा था कि सर जी ऐसा क्या हुआ, कोलाइडल पार्टिकल क्यों बाहर नहीं आया?
कोलाइडल पार्टिकल भी तो आवेश होता है, लेकिन बेटा कोलाइडल पार्टिकल पर आता तो बाहर, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल का साइज होता है बड़ा, और भैया ये उस छिद्र को पार करके बाहर नहीं। तो इस बात को समझ गए हो मेरे ख्याल से? लिख लेते हैं जल्दी से बिना समय बर्बाद किए हुए। हाँ, यही से लिखते हैं इधर से। इस विधि द्वारा केवल आवेशित अशुद्धियों को ही दूर किया जा सकता है। केवल आवेशित अशुद्धियों को ही दूर किया जा सकता है। एक तो ये बात पहचान लेना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति पूछ लेता है कौन कौन से अशुद्धियों को दूर नहीं कर सकते हो, तो फिर जिन अशुद्धियों पर आवेश नहीं होता उन्हें दूर नहीं कर सकते। जैसे कोई अगर इसका नाम भी लेता है कि आखिर कौन से अशुद्धियां जिनका नाम नहीं लेना चाहे, तो भैया नाम लिए देते हैं। देखो, इन अशुद्धियों को दूर नहीं कर सकता। पहला तो एल्कोहल की अशुद्धियों को दूर नहीं कर सकता, ऐसा ना लिखो R सिंगल बॉन्ड OH, क्योंकि एल्कोहल भी जल में घुलकर आवेशित नहीं होता, आयनों में नहीं टूटता। ग्लूकोज की अशुद्धियों को दूर नहीं कर सकता, जानते हो, और चीनी की अशुद्धियों या सक्रोज की अशुद्धियों को भी दूर नहीं कर सकता। सुक्रोज की भी अशुद्धियों को दूर नहीं कर सकता। इन अशुद्धियों को दूर नहीं कर सकता, ये बहुत ध्यान रखना। ये इंप्योरिटी जो है नहीं दूर होंगी, बिकॉज ऑफ इसके पार्टिकल्स पर चार्ज पाया ही नहीं जाता, ना तो धनावेश ना तो ऋणावेश, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का अप्लाई करने से कोई फायदा ही नहीं मिला। अच्छा, अब नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। क्या लिखते हैं कि साधारण अपवहन में विद्युत विभव को आरोपित करने पर, जैसे साधारण आपने लिया अपवहन किया, बस उसी में हमने क्या कर दिया है, विद्युत विभव अप्लाई कर दिया है। करने पर धनावेशित एवं ऋणावेशित, जानते हो क्या लिखा है, ऋणावेशित अशुद्धियों के कण, धनावेशित एवं ऋणावेशित अशुद्धियों के कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर पहुंचने लगते हैं। पहुंचने लगते का मतलब है जितने भी ऋणावेशित अशुद्धियों के कण हैं वो धनावेशित प्लेट पर जाएंगे, और जितने भी धनावेशित अशुद्धियों के कण हैं वो ऋणावेशित प्लेट पर जाएंगे। जबकि कोई भी कोलाइडी कण पार्चमेंट झिल्ली को पार नहीं कर पाता,
कर पाता है। तो ये वाली बात भैया वहां पे एक्सप्लेन कर देनी है आपको और बता देना है। तो मेरे ख्याल से और लास्ट में वो वाली बात लिख लेनी है, कौन सी, इस तरह से कोलाइडिक विलयन को क्या किया जाता है, शुद्ध। ये वाली बात तो के सेंटेंस अधूरा है ना इसके अलावा, तो लिख लेते हैं इस प्रकार से कोलाइडी विलयन को शुद्ध कर लिया जाता है। भैया इस प्रकार से मैंने कोलाइडी विलयन को क्या कर रखा है, प्योर कर रखा है। और हाँ, वो एक जो बात थी मैंने वही लिखा दी है, किसको शुद्ध नहीं कर सकता, दूर नहीं कर सकता, तो इसको नोट कर लोगे, तैयार रखोगे। बाकी के जो दो प्रोसेस है इनको पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास पे।